लंबवत लाइन है या नॉर्मल हो गई, ये इसे क्या बोल देते हैं टेंजेंट, वर्कपीस के सरफेस पर। ये हमारा क्या है वर्कपीस, इसके सरफेस पर क्या है टेंजेंट। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा चीजल है, ये चीजल है। अब इसमें क्या होते हैं, दो फेसेस होते हैं, एक ये और एक ये। अगर मैं इसको जूम करके यहाँ बना लिया तो एक अब ये बीच में क्या होता है पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट होता है, इसे हम पॉइंट के कटिंग एज कहते हैं। तो देखिए पॉइंट के ये नीचे वाला फेस को क्या कहेंगे हम, बॉटम फेस, क्योंकि ये नीचे की ओर है। और इसके ऊपर के फेस को क्या कहेंगे, टॉप फेस। ये पॉइंट का ये कटिंग एज का ये टॉप फेस हो जाएगा, ये बॉटम फेस हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको। देखिए और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। ये क्या है हमारा पॉइंट एंगल। किसी भी कटिंग एज के दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल। ये बात याद रखें। तो हम पॉइंट एंगल को यहाँ दर्शाएं, कैसे बताएंगे हम। ये हमारा देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये कौन सा टॉप फेस है यहाँ से, और ये हमारा बॉटम फेस है यहाँ से। तो ये दोनों के बीच के एंगल को क्या बोल दिया हमने, जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, इसे कहा जाता है पॉइंट एंगल। ये बात समझ आई आपको। अब देखिए ये हो जाता है हमारा पॉइंट एंगल। अब हमने यही बता रहे थे ना कि पॉइंट एंगल कब ज्यादा होता है, जब मटेरियल हार्ड मेटल हो, और पॉइंट एंगल कब कम होता है, जब सॉफ्ट मेटल हो। अभी हम सारे एंगल पढ़ लेते हैं, फिर उनके आपस में रिलेशन देखेंगे। देखिए ये आपको बताया मैंने, पॉइंट एंगल हो गया हमारा एक। उसके बाद दूसरा एंगल यहाँ पर क्या होता है, चीजल का टॉप फेस है और ये नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसे हम कहते हैं रैक एंगल। क्या कहते हैं, रैक एंगल। इसी तरह चीजल के बॉटम फेस, जो पॉइंट है, पॉइंट का बॉटम फेस है, और जो वर्क पीस है उसकी टेंजेंट के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है उसे बोलते हैं हम क्लियरेंस एंगल या एंगल ऑफ क्लियरेंस। देखिए अब क्या हो गया, ये टोटल 90 डिग्री है क्योंकि हमने नॉर्मल बनाया है। तो क्या होगा, इनका रिलेशन क्या होगा, रैक एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल, इस इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये हमने नॉर्मल डाला हुआ था। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए ये हमारे तीनों एंगल हो जाते हैं। इसके बाद इनके आपस में रिलेशन बता दूं मैं आपको। तो हम देखते हैं, देखिए क्या होता है जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, ये एंगल बढ़ रहा है तो हमारा चीजल क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, मतलब रैक एंगल कम होगा। ये बात समझ में आई आपको। और जब रैक एंगल बढ़ेगा हमारा तो चीजल नीचे डाउनवर्ड जाएगा सर्विस की तरफ वर्कपीस के, तो क्या होगा, हमारा रैक एंगल बढ़ेगा और क्लियरेंस एंगल कम होगा। अब देखिए जब हमारा रैक एंगल बढ़ता है तो हमारा चीजल ऐसा हो जाएगा, ये रैक एंगल अभी यहाँ से मैं और कम करते जाऊंगा तो ये हमारा चीजल ऐसा हो गया, तो क्लियरेंस एंगल और कम हो गया, रैक एंगल बढ़ गया। अब इस कंडीशन में हैमर का उपयोग करूंगा तो स्लिप हो सकती है, तो जब भी क्लियरेंस एंगल कम होगा तो हमारा चीजल स्लिप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्लियरेंस एंगल पे अगर मैं इसको वापस ले जाता हूँ और क्लियरेंस एंगल इतना यहाँ तक बढ़ा देता हूँ तो रैक एंगल अपना कितना कम हो जाएगा, यहाँ पे रैक एंगल बहुत कम हो जाएगा, तो ये लगभग स्ट्रेट जैसी हो जाएगी। और जब हैमर का इस्तेमाल करेंगे तो ये डिगिन हो जाएगी, मतलब गड्ढा कर देगी हमारे वर्कपीस में। तो रैक एंगल कम होगा तो क्या हो जाएगा, उससे हमारे वर्कपीस में गड्ढा हो सकता है। ये बात समझ में आई। देखिए रैक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल हो गए। अब एक और एंगल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या झुकाव का कोण। देखिए ये हमारी क्या है, चीज है, इसके अगर हम सेंटर से लें या इसके अक्ष से एक लाइन खींचते हैं और जो हमारा वर्कपीस है उसकी टेंजेंट के बीच में बना हुआ एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या हिंदी में बोल दें झुकाव का कोण। देखिए